कल हमने देखा था अंतर्जात और बहिर्जात बलों में अनाच्छादन, जिसमें हमने देखा था अपक्ष और अपर्दन के प्रकार। उसी में हम आज देखेंगे नदी के कार्य। तो देखो, रीट का लेवल लगातार 2012 और 16-18 में पेपर का स्तर हर बार बढ़ा है। क्वेश्चन डीप आ रहे हैं, तो उसके लिए हम इसको थोड़ा समझते चलेंगे। नदी के कार्य, नदी के कार्यों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। 3 कैसे? अपर्दन, दूसरा है परिवहन और निक्षेपण। 3 भागों में बांटा, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण। तीनों को समझे एक बार। ये चट्टान है, चट्टान के ऊपर से नदी आ रही है, तो नदी अपने साथ अवसाद को यहाँ से काटेगी और काट के बहाएगी। तो जो ये नदी अवसाद को काटेगी अपनी जगह से, ये क्या है? अपर्दन। यहाँ से चट्टान कटेगी, जो ये चट्टान का जो पदार्थ कट के नदी में बहेगा, इसको बोलते हैं अवसाद। तो अवसाद इसके साथ बह के यहाँ से चलता हुआ यहाँ तक पहुंचेगा, तो अपनी मूल स्थान से कट के जिस जगह तक पहुंचेगा, इस बीच के रास्ते को, एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्या बोलेंगे? परिवहन। परिवहन, ठीक है। यहाँ से कट गया, जो अवसाद यहाँ से कटा है, तो ये भाग तो नीचा हो गया पर्वत का, लेकिन ये अवसाद कहीं जाके जमा भी तो होगा। तो ये बहते बहते यहाँ पहुंचेगा, तो ये यहाँ इकट्ठा होगा, और इकट्ठा होके भी कोई ना कोई रूप में इकट्ठा होगा। तो जिस रूप में इकट्ठा होगा, जो आकृति बनेगी, उसको क्या बोलेंगे? निक्षेपण। निक्षेपण। तो देखो, 3 काम क्या हुए? अपर्दन, अपनी जगह से कटाव, एक जगह से दूसरी जगह जाना, परिवहन, दूसरी जगह जाके एक जगह इकट्ठा होना, निक्षेपण। ये 3 काम है, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण। ठीक है। अपर्दन के कल हमने प्रतिरूप देखे थे। तो नदी में कौन कौन से होंगे? नदी में होगा अपघर्षण, सन्निघर्षण, अपघर्षण, सन्निघर्षण, जल गतिक्रिया और घोलीकरण। घोलीकरण, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चाहे अपर्दन की कौन कौन सी क्रियाएं होंगी? अपघर्षण, सन्निघर्षण, जल गतिक्रिया और घोलीकरण। तो देखो, अब देखेंगे अपघर्षण क्या है। फटाफट रिवाइज करो। अपघर्षण था, जो चट्टान का अवसाद है, वो धरातल के साथ घर्षण करके धरातल को काटेगा, अपघर्षण। और जब अवसाद में जो बड़े टुकड़े हैं, नदी पानी के साथ बहते बहते खुद ही रगड़ खा के टूटेंगे, वो था सन्निघर्षण। जल गतिक्रिया का मतलब था किसी चट्टान से पानी बहता है, तो उसकी क्रिया के कारण जो कटाव होगा, वो जल गतिक्रिया। और घोलीकरण क्या था? फटाफट बताओ। घोलीकरण था, जो चट्टानें जल में घुलनशील है, वो पानी में घुल के दूसरी जगह जाएंगी, घोलीकरण। ठीक है। परिवहन का कार्य, परिवहन का कार्य पे कैसे होगा? नदी है, इसमें अवसाद या तो पानी में बीच में लटक के दूसरी जगह जाएगा, या धरातल पे लुढ़कते लुढ़कते दूसरी जगह पहुंचेगा। ठीक है, ये परिवहन के हैं। हमारे लिए जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो अभी तक क्या है? ये 4 नाम, नदी में अपर्दन के ये 4 प्रतिरूप मिलेंगे। चलो, तो अभी तक हमने क्या देखा? नदी के कार्य, 3 कार्य देखे हैं। 3 कौन कौन से? अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। अब देखेंगे अपर्दन से बनने वाले स्थल रूप। तो इससे पहले एक चीज और देखेंगे, नदी की 3 अवस्था होंगी। युवावस्था, जो मनुष्य के होंगे सेम वैसे, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट बनेगा, उसको देखेंगे। युवावस्था का मतलब है नदी में वेग ज्यादा है और उसका कटाव करने की क्षमता भी ज्यादा है। वेग
और कटाव क्षमता दोनों ज्यादा है। प्रौढ़ावस्था में दोनों मध्यम स्थिति में है। जीर्णावस्था में वेग बहुत कम हो गया नदी में, और जो उसकी कटाव करने की क्षमता है वो भी कम हो गई, लेकिन अवसाद जो चट्टानी टुकड़े अपने साथ बहा के लेके आई थी उनकी मात्रा बढ़ चुकी है, और इतना वजन हो गया कि अब वो पानी और अवसादों को अपने साथ बहा के आगे लेके ही नहीं जा पाएगी। तो देखो जो क्वेश्चन हमारे लिए बनेगा वो क्या है, युवावस्था में नदी करती है अपर्दन का काम, अपर्दन का काम। प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था में करेगी निक्षेपण का काम, निक्षेपण का। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमारे लिए, जैसे जो ये इस कलाकृतियों के नाम लिख रखे हैं इनमें से दे देगी कैनियन नदी के कौन सी अवस्था में बनता है। ऑप्शन मिलेंगे युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था और तीनों अवस्था। तो कैनियन कौन सी अवस्था में बनेगा, युवावस्था में। अगर पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो फिर तुक्का भी नहीं लगा पाएंगे ऐसे, ठीक है। एक क्या दे देंगे, कोई निक्षेपण का नाम देके पूछ लेंगे ये कौन सी अवस्था में बना है। तो एक बार सारे नाम पढ़ के उसके बाद में इस क्वेश्चन को वापस देखेंगे। तो देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये है अपर्दन से बनने वाले स्थल रूप। इनकी आकृति कैसी है, बनने की प्रक्रिया क्या है, ये फर्स्ट ग्रेड में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए रीड के हिसाब से सिर्फ ये नाम रटना ज्यादा जरूरी है, फिर भी समझेंगे एक बार इनको ताकि याद रह जाए। वी आकार घाटी, वी आकार घाटी का मतलब है ये कोई चट्टान थी, इस पे नदी बह रही है, ये हमने बनाई है चट्टान, यहां से नदी बहते बहते इसको काटेगी, तो नदी में कटाव की क्षमता तली में ज्यादा होगी, तो तली में कटाव होगा, किनारों पे कम, किनारों पे कम और तली में लगातार गहरा अपर्दन होता रहेगा। जो आकृति बनेगी वो कैसी बनेगी, वी आकार। तो वी आकार घाटी किस में बनती है, नदी में बनेगी। गोर्स, गोर्स क्या है, जब यही वी आकार घाटी लगातार बड़ी हो जाए तो इसी का बड़ा रूप क्या है, गोर्स। कैनियन, कैनियन क्या है, गोर्स का भी बड़ा रूप। जैसे चट्टान नीचे तक है तो सबसे पहले वी आकार घाटी बनेगी, उसी में लगातार अपर्दन से गोर्ज बनेगा, गोर्ज में भी जब अपर्दन जारी रहेगा तो क्या बनेगी, कैनियन। और कैनियन में ढाल इतना तीखा होता है कि वी के बजाय आकृति लगभग आई में ही बदल जाती है। जो कटाव है वो बहुत तीखा होगा, और वो वी आकार घाटी का ही बड़ा रूप क्या है, गोर्ज, गोर्ज का बड़ा रूप कैनियन। चलो हमने तीन देख लिया, अब देखेंगे जलप्रपात। जलप्रपात किसको बोलते हैं, जैसे ये हमने बना ली चट्टाने, इसका मतलब अलग अलग पदार्थ की चट्टाने बनी है, अलग अलग खनिज है इसमें। तो चलो झरना नाम सुना है, झरने में क्या होता है, मूवीज में देखा है, अपने आसपास तो कम है, फिर भी देखेंगे जब कोई नदी किसी चट्टान से ऊंचाई से नीचे गिरती है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, झरना। कोई नदी बहाव के साथ ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी, ये क्या है, झरना। और झरने को ही ज्योग्राफी की भाषा में क्या बोलते हैं, जलप्रपात। जलप्रपात, जो झरना है उसी को ज्योग्राफी की भाषा में बोलेंगे जलप्रपात। अगला नाम है क्षिप्रिका। जब जलप्रपात ऊंचाई से गिरता है पानी, उससे जो स्थलाकृति बनेगी वो तो थी जलप्रपात, लेकिन जब ऊंचाई कम हो, छोटी सी ऊंचाई से जब पानी गिरता है तो उसको क्या बोलेंगे, क्षिप्रिका, कैस्केड। तो देखो 5 नाम देख चुके, वी आकार घाटी, कटाव से वी की जैसी आकृति बनेगी, अंग्रेजी वर्णमाला की वी जैसी। वी आकार घाटी का बड़ा रूप गोर्स, गोर्स से बड़ा क्या है, कैनियन। जब पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरेगा तो जो आकृति बनेगी, जलप्रपात। जलप्रपात का छोटा रूप क्या है, क्षिप्रिका। अब देखेंगे ये अवनमन कुंड।
ये पानी, नदी का पानी, बहता पानी ऊपर से नीचे गिरा, इस चीज को हमने क्या नाम दिया था? इसको हमने जलप्रपात बोला था। लेकिन जब ये पानी के ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरेगा तो ये यहाँ पे चट्टान को काटेगा और एक गड्ढे जैसी संरचना बनेगी। इसको क्या बोलते हैं? अवनमन कुंड। जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है, चट्टान के कटाव से जो गड्ढा बनता है, जो कुंड जैसी संरचना बनेगी, अवनमन कुंड। जल गतिका, ये कोई चट्टान है, इस पर से लगातार नदी बहती जा रही है। नदी में है अवसाद की मात्रा। अवसाद है मतलब चट्टानी टुकड़े, पत्थर। तो जैसे जैसे पानी बहेगा, पानी में बहाव के साथ ये पत्थर के टुकड़े घूमते हैं लगातार ड्रिल मशीन की तरह, और जैसे जैसे ये घूमते हैं वैसे वैसे ये अपनी जगह को काटते भी हैं। अगर ड्रिल मशीन दीवार में घूमती है तो वो छेद करती है, वैसे ये भी छेद करेंगे चट्टान में। तो चट्टानी टुकड़ों में टुकड़े पानी के साथ घूमते घूमते जो ड्रिल मशीन की तरह जो छेद करके जो गर्त बनाएंगे उसको क्या बोलते हैं? जलगर्तिका। तो अवनमन कुंड क्या है? जलप्रपात से जो कुंड बनेगा, गर्त बनेगा, अवनमन कुंड है। जलगर्तिका क्या है? बहते पानी में अवसाद ड्रिल की मशीन की तरह घूम के जो गर्त बनाएंगे, जलगर्तिका है। अब है संरचनात्मक पीठिकाएं। चट्टान अलग अलग पदार्थों से बनती है। कोई पदार्थ मुलायम होता है और कोई कठोर होता है। कोई मुलायम है तो कोई कठोर है। तो जैसे ये यहाँ से कोई नदी बह रही थी, ये कठोर चट्टान थी और ये मुलायम चट्टान थी। मुलायम चट्टान कट गई, कठोर चट्टान अपनी जगह खड़ी रह गई। अब ये नदी ऐसे बहेगी, फिर ये कठोर चट्टान थी, ये मुलायम थी, ये कट गई और ये बच गई, तो ये नदी ऐसे बहेगी। अब ये संरचना हमें कैसे दिखने लग गई? सीढ़ीनुमा। सीढ़ीनुमा, इसी को क्या बोलते हैं? संरचनात्मक पीठिकाएं। अब है अध्यय कर्तित विसर्ग। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। इसमें नदी से आकृति बनेगी एस के जैसे, जैसे कोई गर्त था उसी में नदी बहते बहते कटाव करेगी ऐसे, तो इससे जो आकृति बनेगी वो क्या है? अध्यय कर्तित विसर्ग। इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। बनने की प्रक्रिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये नाम याद रखने हैं कि अपर्दन में कौन सा आता है और निक्षेपण में कौन सा आता है। आज सिर्फ नदी पढ़ रहे हैं, नदी पढ़ेंगे, इसके बाद में हिमनद पढ़ेंगे और हिमनद पढ़ने के बाद हम वायु भी पढ़ेंगे। तो दोनों के अपर्दन और निक्षेपण यानी कि छह प्रकार की स्थलाकृतियां हो जाएंगी, और जब एग्जाम में 6 में से एक नाम उठा के पूछेंगे तो ये भी याद नहीं रहेगा कि ये नदी का था, हिमनद का था या वायु का था। तो हमें याद क्या रखना है? नदी का, और नदी में भी अपर्दन का। ठीक है, तो ये जो 8 नाम पड़े हैं, ये नदी में अपर्दन की स्थलाकृतियां हैं, इनको याद करना है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियां। चलो, हम अपर्दन की स्थलाकृतियां देख चुके हैं और अब देखेंगे निक्षेपण की। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, अब देखेंगे। हाँ, जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, नदी विसर्प, गोखुर झील, ये जो 4 स्थलाकृतियां हैं ये बनेंगी नदी की प्रौढ़ावस्था में, और जो ये आगे वाली लिखी है 4 आकृतियां ये बनेंगी जीर्णावस्था में। है दोनों ही निक्षेपण की, ये है प्रौढ़ावस्था की और ये जीर्णावस्था की। तो देखो, जलोढ़ शंकु क्या है? ये हमने बना दी चट्टान, चट्टान से ये नदी बह के नीचे आ रही है। चलो, भारत के भूगोल में तराई, खादर, बांगर, भाबर नाम पढ़े हैं? भाबर, तराई, खादर, बांगर। तो जो ये नाम पढ़े हैं वही वाली स्थलाकृतियां क्या है? इनमें आएंगी। देखो, इनको
जैसे ही ये नदी बह के नीचे आ रही है, ये चट्टानी टुकड़ों को अवसाद को अपने साथ लाएगी और जगह जगह जैसे ऊपर से नीचे आएगी तो इसका जो वेग यहाँ से जो वेग था वो यहाँ पे थोड़ा कम होगा, तुलनात्मक रूप से कम होगा, वैसे जाता रहेगा तो ये अपने साथ अवसादों का में वजन बढ़ता जाएगा। भारे बड़े बड़े पत्थर हैं, चट्टानी टुकड़े, उनको छोड़ के आगे बढ़ेगी। तो जैसे जैसे ये इनको छोड़ के आगे बढ़ेगी तो जो स्थलाकृति बनेगी, जो अवसाद इकट्ठे होंगे वो क्या है, जलोढ़ शंकु। भाबर में पढ़ते हैं कि नीचे पत्थर रहते हैं, पत्थर के टुकड़े, तो वही जो पत्थरी छोड़ के चलती है तो उससे जो स्थलाकृति बनेगी वो क्या है, जलोढ़ शंकु। अब देखेंगे जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख क्या है, नदी इन पत्थरों के बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इसका मतलब है नदी चट्टानी भाग से मैदान। देखो हमने क्या देखा था, भाबर के जैसे ही भाबर क्या था, जब नदी चट्टानी भाग से और मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो अपने साथ अवसादों का मतलब क्या है, जो चट्टानी टुकड़े हैं, तो जो शुरू में जो छूटेंगे नदी के बहाव से वो कैसे, बड़े चट्टानी टुकड़े, अवसाद तो आखिर तक जाएंगे लेकिन अंतर क्या आएगा, बड़े हैं वो यहाँ छूट गए। फिर जैसे जैसे नदी में वेग कम होगा तो जो भारी अवसाद है वो छूटता जाएगा और जो सबसे बारीक कण होंगे वो लास्ट तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे शुरू में छूटेंगे वो बड़े बड़े पत्थर हैं, तो उनसे जो शंकुनुमा आकृति बनेगी वो क्या होगी, जलोढ़ शंकु, जिसे हम भाबर बोलते हैं। अब जब इससे आगे नदी बढ़ेगी तो इससे जो छोटे आकार के हैं वो अवसाद फैलेंगे और एक पंखनुमा आकृति बनती है जिसे क्या बोलते हैं, जलोढ़ पंख। जलोढ़ का मतलब है नदी के साथ बह के आया अवसाद। जो जल के साथ आ गया वो जलोढ़ हो गया, जो हिम के साथ आएगा वो हिमोड़ हो गया। तो देखो यहाँ पे जलोढ़ का मतलब है जल के साथ बह के आए अवसाद। जो शंकुनुमा आकृति बनी जलोढ़ शंकु, जो पंखनुमा बनेगी वो जलोढ़ पंख। अब देखेंगे नदी विसर्ग। नदी विसर्ग को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था अधय कर्तित विसर्ग जिसमें आकृति एस थी, ठीक है। तो उसमें क्या था कि पहले से कुछ जो चट्टानी कटाव था उसी में और गहरा कटाव होता है, उससे बनी थी अधय कर्तित विसर्ग। और ये है नदी विसर्ग। नदी विसर्ग में जो पहली बात हमें याद रखनी है वो है इसमें अपर्दन और निक्षेपण दोनों का योगदान है। तो नदी विसर्ग में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि नदी विसर्ग अपर्दन से निर्मित है या निक्षेपण से। ये क्वेश्चन बन सकता है कि नदियों में कौन सी स्थलाकृति है जिसमें अपर्दन और निक्षेपण दोनों का योगदान है। तो दोनों का योगदान किसमें है, नदी विसर्ग में। और नदी विसर्ग है क्या चीज, ये जो पहले से कटाव थी, कोई घाटी थी, उसी में गहरा कटाव से तो बनी थी अधय कर्तित इंट्रेंच्ड मिएंडर, और ये है मिएंडर, ठीक है। तो इसमें क्या है, नदी कटाव करेगी, तो इसमें निक्षेपण और अपर्दन का दोनों का योगदान इसलिए है जैसे नदी बह रही है तो आगे आगे कटाव करेगी और पीछे पीछे अपना अवसाद जमा करके जाएगी, ठीक है। इसलिए इसमें बोलेंगे अपर्दन और निक्षेपण कटाव कर रही है आगे आगे और पीछे पीछे वही जमाव कर रही है, नदी विसर्ग, ठीक है। नदी विसर्ग में क्या है, नदी बोलते हैं ना, नदी लहराती बल खाती, तो जो बल खाना जो शब्द है उसी को क्या बोलेंगे ज्योग्राफी की भाषा में, नदी विसर्ग। गानों में बोलते हैं ना लहराती बल खाती, वैसे वाला। लड़कियों की जुल्फों के लिए बोलते हैं लहराती बल खाती, उसी से याद रखना वो क्या है, नदी विसर्ग। अब नदी विसर्ग में अगला नाम है गोखुर झील। ये हमने देखा था नदी विसर्ग, मतलब नदी ने अपना रास्ता ऐसे बना रखा है, ये नदी बह रही है, अब नदी में अवसाद हो गया, ये अपना मार्ग बदलेगी, इसमें अवसाद इकट्ठे होते गए, तो इसने ये रास्ता तो छोड़ दिया और सीधा ये इसी में बहने लगे।
इसका मतलब है इसने ये रास्ता छोड़ा तो इसका संपर्क टूट गया, जो पानी था वो सीधा सीधा ऐसे बहने लग गया। अब जो ये यहाँ पे बच गई है, इसमें जो पानी का जो अवशेष बच गया, थोड़े पानी की मात्रा है, वो एक झील बन के रह गई। झील है, एक जगह पानी इकट्ठा हो जाए वो झील है, और नदी क्या है, बहता पानी। नदी को ज्योग्राफी की लैंग्वेज में बहता हुआ जो पानी है, बड़ी मात्रा में वो नदी है। तो अब इसकी आकृति कैसी बन गई, गाय के खुर की नोक जैसी। इसको बोलते हैं गोखुर झील, ओक्सबो लेक। तो गोखुर झील किससे बनती है, जब नदी विसर्ग में नदी अपना विसर्ग छोड़ के और पहले वाले भाग में मिल जाए, तो जो शेष बची झीलनुमा आकृति है उसको क्या बोलेंगे, नदी, ये गोखुर झील। ठीक है, अब देखेंगे ये इधर वाला, ठीक है, गुम्फित नदी। अभी तक हमने जो स्थलाकृतियां देखी वो किसकी है, प्रौढ़ावस्था की। अब जो ये 4 नाम लिख रखे हैं ये है जीर्णावस्था की। अब जीर्णावस्था का मतलब ये है नदी चट्टानी भाग में थी, यहाँ से इस भाग में जो क्रियाएं हुई थी अपर्दन वाली क्रियाएं थी। अब ये यहाँ से जो क्रियाएं करेगी वो कौन सी है, निक्षेपण वाली क्रियाएं हैं। ठीक है, शुरू में हमने पढ़ी थी जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, नदी विसर्ग, गोखुर झील। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते नदी का बहाव बहुत कम हो चुका है, वेग कम हो चुका है, और इसमें अवसाद जो थे उनको अब ये आगे ले जाने में भी असमर्थ हो गई। तो ये नदी अपने अवसाद जिनको बहा के ले जा रही थी अब धीरे धीरे इकट्ठा करती जाएगी। जैसे यहाँ पे जो निक्षेपण हो रहा था वैसे आगे होगा, कुछ यहाँ पे जम गया, कुछ अवसाद यहाँ पे इकट्ठा हो गया, कुछ यहाँ पे, और जो नदी थी अब वो अलग अलग धाराओं में बट गई। इसका वेग कम था, इसलिए जहाँ पे अवसाद थे वो जगह बच गई, उसके ये चारों तरफ बहने लग गई। तो इस नदी को क्या बोलते हैं, गुम्फित नदी। इसका मतलब है नदी एक धारा के रूप में ना रह के कई भागों में बट गई, गुम्फित नदी। अब देखेंगे प्राकृतिक तटबंध। अच्छा ये बताओ, भारत का शोक कौन सी नदी को बोलते हैं और विश्व का शोक कौन सी नदी है? तो देखो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये हमने बनाई थी, नदी बहती आ रही है, नदी जैसे जैसे बहेगी अपने किनारों पे अपना अवसाद छोड़ते जाएगी, और किनारों पे अवसाद छोड़ेगी तो वो ऐसे बांधनुमा आकृति बना लेगी। इसका मतलब ये है, जैसे ऐसे देखते हैं इसको, ये नदी लगातार आगे बह रही है तो ये इस जगह किनारों पे अवसाद इकट्ठा करेगी, और इसका ये है कि अब नदी के लिए ये रास्ता बन गया, अब पानी इससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि ये ऊपर उठा हुआ भाग है। इसके लिए हम समझ सकते हैं जो नाली रहती है ना, तो नाली में पानी अंदर अंदर है, और ये बाहर जो हम दीवार खींचते हैं उसको समझो आप तटबंध। तो पानी नाली के अंदर रहता है, वैसे ही नदी के लिए क्या हो गया, ये तटबंध बन गए, और अब नदी का रास्ता फिक्स हो गया, इसी में बहेगी। लेकिन जिन जिन नदियों को बोलते हैं कि वो विश्व का शोक है, भारत का शोक है, उनमें नदियां ये तटबंध नहीं बनाती, उनमें ये अवसाद कम इकट्ठा होता है। जैसे ही थोड़ा सा तेज बहाव होगा ये इसको पार करके इधर पहुंच जाएगी, इधर बहने लग जाएगी, इसको छोड़ के इधर बहने लग जाएगी, तो इससे बार बार बाढ़ आती है। तो देखो बार बार बाढ़ आने का कारण क्या है, प्राकृतिक तटबंधों का अच्छे विकसित रूप में नहीं बन पाना, प्राकृतिक तटबंध। अब अगला है बाढ़ के मैदान। हमने देखा था जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख क्या था, जब नदी चट्टानी भाग से मैदान में उतरती है और इसमें जलोढ़ शंकु के बाद जो पंखनुमा आकृति बनाती है अवसादों को छोड़ते हुए, जलोढ़ पंख। वैसे ही बाढ़ का मैदान क्या है, जब नदी मैदान में बहने के बाद और अपने अवसादों को एक लंबे चौड़े क्षेत्र में इकट्ठा कर देती है, बहते हुए पूरा पानी फैल जाएगा। अब वो एक धारा में ना रह के पूरा एक लंबी चौड़ाई में फैल गया,
और इसी में पूरे अवसाद इकट्ठे हो गए, तो उससे जो आकृति बनेगी उसको क्या बोलेंगे? बाढ़ के मैदान। ठीक है, हमने नाम लिखा था तराई, ये भाबर, खादर। तो अब देखेंगे खादर और बांगर। खादर क्या था? नदी के द्वारा बहा के लाई गई नई मिट्टी। तो वैसे ही क्या है, जो नदी अपनी मिट्टी, बड़े चट्टानी टुकड़े छूटते जा रहे हैं, अब बारीक कण बचेंगे, तो ये बारीक कणों को यहाँ पे छोड़ेगी, जो मिट्टी होगी वो उपजाऊ होगी, तो ये क्या है? खादर। फिर हर साल नई मिट्टी आएगी, तो जो पीछे छूट गया भाग वो क्या हो गया? बांगर। जो मिट्टी पुरानी हो गई वो बांगर, और जो नई लाके बहाती वो क्या है? खादर। इसी को क्या बोलते हैं? बाढ़ के मैदान। चलो, डेल्टा। डेल्टा इंपॉर्टेंट है। डेल्टा से ये होता क्या है, उसके अलावा भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे, उन पे बात करेंगे। डेल्टा का मतलब ये है, नदी बह के आ रही थी, अब वो थोड़ा अलग बनाते हैं। ये नदी है और नदी के बाद में ये महासागर है। ये हमने बनाई नदी और ये महासागर। अब जब नदी महासागर में मिलती है तो उससे पहले अपना अवसाद छोड़ती है। इससे ये त्रिभुज के जैसे, डेल्टा के जैसी आकृति बनेगी, और इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। तो देखो, डेल्टा बनने के लिए कुछ छोटी मोटी जो शर्तें चाहिए वो क्या है? नदी में अवसाद की मात्रा ज्यादा हो, ताकि वो इस जगह पे छूटने लगे। अवसाद की मात्रा ज्यादा हो, बहाव कम हो, तो ये अपने अवसाद इस जगह छोड़ेगी, जो डेल्टा की आकृति में होंगे, डेल्टा। तो एक क्वेश्चन तो क्या हो गया? डेल्टा नदी के निक्षेपण से बनेगा। अब इसमें जो याद रखना है वो क्या है? डेल्टा के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं ये काम की बात नहीं है, हमारे काम की बात है प्रकार में भी जो एग्जाम्पल है। पहला है चापाकार डेल्टा। धनुष का जो चाप है, इसके जैसी जो स्थलाकृति बनेगी, जब डेल्टा में अवसाद इस आकृति में इकट्ठे होंगे, वो क्या है? चापाकार डेल्टा। हमें याद रखना है चापाकार डेल्टा के एग्जाम्पल, जैसे नील नदी, गंगा नदी, सिंधु। हाँ, चारों याद कर लेना। अगर चारों याद नहीं रहे तो नील नदी और गंगा नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में जो स्थल मंडल वाला टॉपिक है वहां भी है, भारत के भूगोल में भी है। तो सीधा सा पूछ लेंगे निम्न में से चापाकार डेल्टा का एग्जाम्पल कौन सी नदी है? नाम दे देंगे, नील नदी, मिसिसिपी नदी, नर्मदा नदी। तो उस जगह हमें दिक्कत होगी, तो कौन सी है? हम नील नदी। चापाकार डेल्टा का एग्जाम्पल नील नदी और गंगा नदी। पंजाकार डेल्टा। पंजाकार का मतलब है जैसे चिड़िया का पंजा है वैसा, तो पंजाकार डेल्टा किसका है? मिसिसिपी नदी का। जैसे नील नदी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मिसिसिपी, ये विश्व की चापाकार और पंजाकार डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है। बार बार क्वेश्चन आता है तो हमें याद करना है। अब देखना है ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख डेल्टा थोड़ा अलग प्रकार है, इसको समझेंगे। जब नदी महासागर में गिरती है तो डेल्टा बनने के लिए शर्त ये होती है कि दोनों की गहराई में अंतर कम होना चाहिए, क्योंकि कम है तो ये सीधा गिरेगी और अपने अवसाद को इस जगह इकट्ठा नहीं करने पाएगी। और डेल्टा के लिए तो शर्त क्या है? अवसाद इकट्ठा होना चाहिए। अगर इसकी गहराई में अंतर कम होगा तभी अपना अवसाद इस जगह छोड़ेगी। लेकिन ज्वार नदमुख है, इससे अलग है सामान्य डेल्टा से। इसमें नदी और महासागर की गहराई में अंतर होता है, और जो जल है, नदी का जल, वो ऊंचाई से महासागर में गिरेगा। तो इस आकृति को क्या बोलेंगे? ज्वार नदमुख या एस्चुरी। एस्चुरी। तो एस्चुरी बनाने के लिए कौन सी नदियां प्रसिद्ध हैं? भारत की तो नर्मदा और ताप्ती, बिल्कुल याद रखना है इसको। विश्व की अमेजन।
हडसन। नाम कोशिश करना चारों याद रख लें, चारों नहीं भी तो ये तो भूलना ही नहीं है। नील नदी, गंगा नदी, चापाकार, पंजाकार में एक ही है, मिसिसिपी याद करना है। ज्वार नदी में भारत की है नर्मदा और ताप्ती नदी, और विश्व की अमेजोन, हडसन। अब एक है परित्यक्त डेल्टा। परित्यक्त डेल्टा, ये जो प्राकृतिक तटबंध था, विश्व का शोक कौन सी नदी है? हांगो नदी। परित्यक्त डेल्टा का मतलब क्या है? ये इसने नदी ने महासागर में मिलने से पहले डेल्टा बनाया, फिर थोड़े दिन बाद में इसके पानी ने रास्ता बदला और ये डेल्टा छोड़ के इसने दूसरी जगह बना लिया, इसको छोड़ के फिर तीसरी जगह बना लिया, तो इस प्रकार के डेल्टा को बोलेंगे परित्यक्त डेल्टा। हांगो मोस्ट इंपोर्टेंट तीनों थे, ये ऊपर वाले तीन थे, कोशिश करना कि हम इसको भी याद रखेंगे। वर्धमान, वर्धमान का डेल्टा है, वर्धमान डेल्टा का मतलब है डेल्टा का आकार लगातार बढ़ता जाए। नदी, ये महासागर था, इसमें अवसाद इकट्ठे होते होते स्तर बिल्कुल बराबर आ गया, तो ये डेल्टा आगे बढ़ता, लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? वर्धमान डेल्टा, जैसे गंगा नदी का डेल्टा और मिसिसिपी नदी का डेल्टा। चलो ये टॉपिक हमारा हो गया। तो हमने क्या पढ़ा इस टॉपिक में? हमने पढ़ा अपर्दन की स्थलाकृतियां, निक्षेपण की स्थलाकृतियां, नदी के तीन काम पढ़े थे, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण। अपर्दन के तीन जो प्रकार पढ़े थे वो कौन कौन से थे? अपघर्षण, सन्निघर्षण, जलगति क्रिया और गोलीकरण। अब फटाफट अपर्दन वाली स्थलाकृतियां रिवाइज करवा दो, कौन कौन सी थी? वी आकार घाटी, गोर्स, कैनियन, जलप्रपात, शिप्री का अवनमन कुंड और ये जलगति का अवनमन कुंड। उसके बाद में हमने देखा था अधःकर्तित विसर्ग। उसके बाद में वो जो स्थलाकृतियां थी वो कौन सी अवस्था में बनेगी? युवावस्था में। फिर हमने देखा निक्षेपण की स्थलाकृतियां, निक्षेपण की कौन सी अवस्था में बनेगी? प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था में। प्रौढ़ावस्था में कौन सी चार देखी है? जलोढ़, शंकु, जलोढ़ पंख, नदी विसर्ग, गोपुर झील। जीर्णावस्था में कौन सी है? गुम्फित नदी, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ के मैदान, डेल्टा। डेल्टा में हमें जो याद रखने हैं डेल्टा के प्रकार में एग्जाम्पल, चापाकार में नील नदी, गंगा नदी, पंजाकार में मिसिसिपी, ज्वार नदी में नर्मदा, ताप्ती भारत की है, अमेजन। परित्यक्त हांगो का है, वर्धमान गंगा और मिसिसिपी का। विश्व की शोक है हांगो नदी और भारत का शोक है कोसी नदी, जिसको बंगाल बिहार का शोक भी बोलते हैं, कोसी नदी।